सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जर्मन सीएसआई नेट। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो थर्मो से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग बात करते हैं कि थर्मो में कौन कौन से कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़े आने चाहिए। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन आता है वो एकदम बेसिक पोर्शन आता है, दैट इज इसको आप है ना इनडायरेक्टली दो तीन टाइप से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना। कितने पोर्शंस में थर्मो है इसको आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो। अगर मैं पहला पोर्शन लूँ तो वो आता है मैथमेटिकल एस्पेक्ट, है ना, मैथमेटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पोर्शन आता है। इस फर्स्ट पोर्शन को मैंने मैथमेटिकल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपके डिफरेंशियल्स या फिर कुछ ना कुछ आपके इंटीग्रल्स ऐसे कुछ पोर्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे इनडायरेक्टली मैं चाहती हूँ कि जो हम रिलेशन वाला पोर्शन पढ़ते हैं ना, मैक्सवेल रिलेशन, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, वो सारा पोर्शन, यूलर्स थ्योरम और वो सारा का सारा पोर्शन मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। इट मीन्स इस मैथमेटिकल पोर्शन में रख रही हूँ। एक्चुअल थर्मो वहां से शुरू नहीं होती, राइट। ये अब पूरा का पूरा मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है। तो कहना जितना भी डिफरेंशियल इंटीग्रल इनको इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आप कह सकते हो यहाँ से जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सवेल रिलेशन, है ना, इनसे क्वेश्चन काफी बार आया है आईटी एग्जाम में। और आपके यूलर्स थ्योरम से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, कभी आया ही नहीं है ना। आप मतलब ऐसे समझ लो कि 24 से अभी लास्ट ईयर से, और मैं बात करूँ 2010 तक की, इवन 9 तक की, 8 भी आप लगा लो, है ना, तो भी यूलर्स थ्योरम से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ते टाइम तो उसको पढ़ते ही हैं, है ना, कोई टॉपिक स्किप तो कर नहीं सकते। तो ये भी वन ऑफ द टॉपिक है जो आपके मैथमेटिकल वाले पोर्शन में रहता है। मैक्सवेल से तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया, रिसेंट ईयर में भी आया, ये मैं आपको भी करवाऊंगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन लाइक मैक्सवेल रिलेशन टाइप के यूलर्स थ्योरम, या फिर आपके यहाँ पे साइक्लिक रूल भी कह लो आप, काइंड ऑफ वही है ना, साइक्लिक रूल, या ऐसी कोई भी चीजें जो डिफरेंशियल इंटीग्रल और ये सब इन्वॉल्व करती हैं, वो सब इधर आ जाती है मैथमेटिकल पोर्शन में, एस्पेक्ट में। डन। जो सेकंड पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन आपका स्टार्ट होता है जहां तक भी हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, या ऐसे कह लो सेकंड पोर्शन कह सकती हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक, है ना। पहली लॉ थर्मोडायनेमिक्स की, जो पहली लॉ आपको आ गई, जैसे आपने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ आपकी सारे के सारे प्रोसेस में भी काम में आएगी, है ना। जितने भी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एंड सो ऑन, जितने भी प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबके सब प्रोसेस में फर्स्ट लॉ कहीं ना कहीं आनी ही है। मैं खुद भी पढ़ाते टाइम बहुत बार बोलती हूँ, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है, हम बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ आपको पता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबेटिक आया तो क्यू जीरो हो गया, राइट। तो ये सारी बातें हम जब भी कर पाते हैं जब हमें फर्स्ट लॉ आती है। तो आप कह सकते हो जो सेकंड पोर्शन है वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को इन्वॉल्व करता ही करता है। थर्मो शुरू होते जरा सा हम आगे चले फर्स्ट लॉ हो जाती है, तो एक पोर्शन आपका डन है। अगर मैं बात करूँ इसके आगे की पोर्शन की, तो थर्ड पोर्शन जिसे आप कह सकते हो वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका थर्ड पोर्शन आप लगा लो। एक्चुअल थर्मो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ इन्हीं से चल रही है, राइट। सेकेंड लॉ में हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था क्लासेस में। जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं वो सब जानते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता, या फिर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो बोलते हैं ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं हो सकता जो 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है। रिवर्स तो ट्रू है, बट इसका करेक्ट स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। इसकी और डिटेल थोड़ी सी बात करूंगी मैं, है ना, लेक्चर में ही करूंगी। सेकेंड लॉ के साथ साथ जो कनेक्ट होता है वो है एंट्रोपी, है ना। इसके साथ में कनेक्ट होता है एंट्रोपी, और ये भी आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल दो एंट्रोपी से क्वेश्चन इतने थर्मो में आपके आईटी जैम में नहीं आए, है ना। सीएसआई नेट में फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रोपी से। जैम में थर्मो एंट्रोपी से क्वेश्चंस काफी कम देखे हैं मैंने, है ना। तो फिर भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी। अगर इसके आगे बढ़े तो जहां एंट्रोपी आ जाती है वहां थर्मो खत्म होने सी लगती है हमें कि इट इज ऑल अबाउट की कंप्लीट होने जा रही है। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ये सारी की सारी बातें जो आप करते हो सेकंड लॉ, या सॉरी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दैट इज सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, ये जो भी आप बात कर रहे हो ना,
या बात करते हो क्लोज सिस्टम के ऊपर जहाँ पे कोई भी मैटर एक्सचेंज नहीं होता है ना, ये सारी बातें हम उस पे करते हैं, करेक्ट है। इसी के साथ एक लास्ट पोर्शन आता है कुछ मिसलिनियस टॉपिक, इट मीन जिनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लाइक आप कह सकते हो ओपन सिस्टम अपने आप में अलग है ना, अपने आप में अलग टॉपिक है, इसकी कोई कनेक्टिविटी इनसे नहीं बैठती, तो ये एक अलग ही मिसलिनियस टॉपिक हो गया। ओवरऑल एकदम ब्रॉड तरीके से जो मैंने इसको क्लासिफाई किया है वो इस तरीके से किया है कि फर्स्ट पोर्शन तो मैथमेटिकल वाला है, सेकंड आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जहां से थर्मो शुरू हो रही है एक तरीके से, सारे प्रोसेस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। जो आपका सेकंड पोर्शन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को इन्वॉल्व करेगा, और लास्ट में ओपन सिस्टम और यहाँ पे थर्मो आके आपकी खत्म हो जाएगी। अब टॉपिक बाय टॉपिक चलती हूँ और जल्दी जल्दी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो जितनी इंपॉर्टेंस एमएसक्यू की है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की है, उतनी इंपॉर्टेंस जैम में एनईटी की है, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप की है। थर्मो से आपके जैम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, कभी भी कोई एनईटी ऐसा नहीं बना जो बहुत ही तूफानी हो, बहुत डिफिकल्ट एनईटी नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बताऊंगी कुछ एनईटी कैसे आए हुए हैं, है ना। जहां पे आप फंसते हो वो है एमएसक्यू, और अगर थर्मो से एमएसक्यू बन गया ना तो अच्छे अच्छे लोगों को डिफिकल्टी आ जाएगी, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट टाइप में कहीं ना कहीं हमको डाउट रह ही जाता है। तो ये दो वो पॉइंटर्स हैं जो आपको पढ़ते टाइम ही, जब भी आप डे 1 से भी थर्मो कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करके चलना चाहिए। एनईटी तो चलो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जा ये एनईटी तो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाता है, बट एमएसक्यू के लिए आई विल सजेस्ट कि जब आप लेक्चर देखते हो, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, जब आप लेक्चर देखते हो उस टाइम ध्यान से सुनना ही एमएसक्यू का सोल्यूशन है। अगर कोई आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, और जैसे मैंने लेट्स से कि कोई एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया जूल थॉमसन कोफिशिएंट, करेक्ट, और मैंने आपको उसके 3-4 पॉइंटर्स बता दिए। उन 3-4 पॉइंटर्स जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिखवा रही हूँ, आप उन पे ध्यान दे रहे हो, यही चेक आपका एमएसक्यू में हो जाएगा, क्योंकि एमएसक्यू में उन्हीं में से कोई पॉइंट आपका वहां पे बन जाएगा। हो सकता है कोई वोकैबुलरी या कोई वर्ड ऐसा यूज कर लिया जाए जो आपने पहले ना सुना हो, है ना, ये पॉसिबल है, लेकिन पॉइंटर्स वही रहेंगे जो आप पढ़ के आए हो, इसलिए एटलीस्ट उन पे फोकस किया करो पढ़ते टाइम। एमएसक्यू के लिए काफी बार आप लोग पूछते हो क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन यही है कि पढ़ते टाइम ध्यान से पढ़ो, एमएसक्यू उसी से ही हो जाए। डन, चलो, तो ये बात थी कुछ एमएसक्यू एनईटी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो सबसे पहले मैक्सवेल रिलेशन, है ना, ये कैसे फ्रेम होते हैं, क्या करना है वो सुनो। मैक्सवेल रिलेशन जो आप सॉल्व करते हो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से सिंपली कर सकते हो, सबका अपना तरीका हो सकता है। मेरा जो तरीका है वो मैं फंडामेंटल इक्वेशन से ही मैक्सवेल रिलेशन को सॉल्व कर लेती हूँ। देखना कैसे, डी को हम लोग लिखते हैं पीडीवी, सॉरी टीडीएस माइनस पीडीवी, है ना, और एंथैल्पी को, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को, गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग लिखते हैं टीडीएस प्लस का वीडीपी माइनस का एसडीटी माइनस ऑफ पीडीवी और माइनस ऑफ एसडीटी प्लस ऑफ वीडीपी, ये सारी बातें हम लोग लिखते हैं। जब भी आपको कोई मैक्सवेल का सवाल करना हो, आपको एक ही बात पे फोकस करना चाहिए कि इन सभी दिए हुए आपके जो भी इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशंस में ये वाले जो पोर्शंस हैं ये पोटेंशियल्स है, पोटेंशियल या एनर्जी टर्म्स हैं, और इधर जो कुछ भी आ रहा है दे ऑल आर वेरिएबल। तो एक्चुअली जो मैक्सवेल रिलेशन है वो एक रिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है ना, इनको कनेक्ट करता है। कैसे करता है देखना, तो कनेक्शन कैसे बिठा सकते हैं कि ना दूर वाले को दूर वाले के साथ डिफरेंशिएट कर दें, पास वाले को पास वाले के साथ। तो पहला मैक्सवेल रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ना डेल टी बाय डेल वी, टी का वी के साथ में कांस्टेंट कौन आएगा, कि ना साथ वाला कांस्टेंट आता है, दैट इज एस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, आगे माइनस लगाए ना तो ये माइनस भी लगाना, फिर क्या ना पास वाला पास वाले के साथ, दैट इज डेल पी बाय डेल एस, कौन कांस्टेंट, तो बोलना वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आ गया। तो इस तरीके से आप सारे मैक्सवेल रिलेशन लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, सेकंड आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो क्या आ जाएगा, अपने आप लिखने का ट्राई करिएगा कि डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी। डन है, पास वाले के साथ, दूर वाले के साथ, बस ऐसे करके आप चारों मैक्सवेल रिलेशन आराम से लिख लो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें लिखना चाहोगे तो ऐसे आ जाएगा, बोलना माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू, जो भी साइन लगा है उसको प्लीज कंसिडर करना, अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो दोनों साइड माइनस आना चाहिए। फिर लिखिएगा डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, माइनस से माइनस कैंसिल,
और ये आ गया आपका थर्ड रिलेशन, करेक्ट है। फोर्थ भी आप चाहो इसी तरीके से लिखना तो लिख सकते हो, ऐसे करके ये हो जाएगा माइनस का डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट है क्या। ये आ गया आपका फोर्थ रिलेशन। मैक्सवेल के चारों रिलेशन इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, करेक्ट है। अगर इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, अगर इसका उल्टा कर दूं तो भी ये मैक्सवेल होंगे क्या, तो कहना कोई थर्मोडायनेमिक रिलेशन जरूर हो सकते हैं बट दे विल नॉट बी मैक्सवेल। इट मीन्स अगर आप इसका कन्वर्स करते हो, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, मतलब अगर आप इसका उल्टा कर देते हो और फिर चाहो कि ये ट्रू है क्या, तो ट्रू हो सकता है बट वो फिर मैक्सवेल नहीं होगा, करेक्ट। जिन लोगों ने पढ़ा है आई थिंक वो रिलेट कर पाएंगे, जो नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लेना कि अगर आप उल्टा करके इनको कह रहे हो कि ये इक्वल है तो इक्वल हो जाएंगे बट फिर मैक्सवेल नहीं होंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहला टॉपिक। इससे आपको कोई क्वेश्चन बताती हूँ कैसा आया है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था आपका, है ना, ये क्वेश्चन था जैम 21 का। आपसे बोला था कि करेक्ट मैक्सवेल रिलेशंस, है ना, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज और आर कि कौन सा ट्रू है, आपको ये बताना था। डन, आप आराम से इसके लिए क्या कर सकते हो ना, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आराम से पहले ये चीज लिख लो, फंडामेंटल इक्वेशंस लिख लो, इसके बाद में मैक्सवेल रिलेशन लिख लो। ये काम रफ शीट जो आपको मिलती है आप आराम से उस पर कर सकते हो। डन, ये लिख के आप मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन को चेक कर रही हूँ, अभी तो मेरे पास लिखा हुआ है पीछे। तो P बाय एस, सॉरी एस बाय पी एट कॉन्स्टेंट टी, बोलेंगे एस बाय पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू वी बाय टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो बोलना v बाई टी एट कॉन्स्टेंट p और माइनस साइन। अब माइनस इधर हो या इधर हो इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसे लिख रही हूं मैं कि माइनस का 2x इक्वल्स टू 3 या मैं लिखूं 2x इक्वल्स टू -3, एक ही बात है, समझते हो ना। इक्वल जो होता है, इक्वालिटी जब होती है तो माइनस इधर उधर हो सकता है। तो बोलना यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं, s बाई वी एट कॉन्स्टेंट t, तो बोल रहे हैं s बाई वी एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल्स टू p बाई टी एट कॉन्स्टेंट v, तो ये है p बाई टी एट कॉन्स्टेंट v, बोलना करेक्ट है ना, कहीं माइनस वाइनस नहीं है, एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। थर्ड वाला आप चेक करना चाहो, t बाई वी एट कॉन्स्टेंट s, t बाई वी एट कॉन्स्टेंट s इज इक्वल्स टू आना चाहिए माइनस का p बाई s एट कॉन्स्टेंट v, p बाई s एट कॉन्स्टेंट v, लेकिन माइनस नहीं लगाया तो ये ऑप्शन गलत है। इधर आती हूँ, t बाई p एट कॉन्स्टेंट s, एक सेकेंड, t बाई p एट कॉन्स्टेंट s इज इक्वल्स टू v बाई s एट कॉन्स्टेंट p, v बाई s एट कॉन्स्टेंट p, बोलना ये ऑप्शन भी सही है। आराम से सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ चेक करना है और कुछ नहीं कि जो आप पढ़ते आए हो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डन है, ये क्वेश्चन था जैम 21 का, है ना, जो इस तरीके से आपसे पूछा था कि मैक्सवेल का कौन सा रिलेशन इज और आर करेक्ट होगा। दिस वाज एमएसक्यू क्वेश्चन जो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। बड़े आगे और कोई क्वेश्चन जो आपके यहाँ से पूछा गया हो, लेट मी चेक, है ना। और क्वेश्चन आए हैं लेकिन मैंने एक टॉपिक का एक ही क्वेश्चन लिया है ना, रिपीट नहीं किया। तो आपको ईयर में और क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी और प्रीवियस ईयर में, बट मैंने उन चीज़ों को रिपीटेशन में नहीं लिया है ना, तो आप लोग कर लेना वो। बढ़ते हैं आगे, मैक्सवेल रिलेशन के बाद में जो एक चीज़ आती है उस पर चलते हैं, है ना। इसके बाद में कभी कभी आप लोगों के पास, आज तक तो वैसे इस पे क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन गलती से अगर पूछ लिया जाए तो आपको साइक्लिक रूल पूछ सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। साइक्लिक रूल में हम लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी तीन म्यूचुअली कनेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं तो उनमें हम रिलेशन लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी, इनके लिए कुछ लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, करेक्ट है। अगर आप बोलोगे तो ऐसे लिखोगे u यहाँ पे, t यहाँ पे, v यहाँ पे, और इन तीनों में इस तरीके से कनेक्शन है। अब चाहे आप क्लॉक चल लो चाहे आप एंटी क्लॉक चल लो, एज सच इस चीज पे फर्क नहीं आ रहा। आप लिखना चाहो तो इसको बोलोगे डेल u, इसका रिलेशन मतलब डेल u बाय डेल t, तो बोलना डेल u बाय डेल t, कांस्टेंट कौन आएगा, थर्ड वाला, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर लिखना डेल t बाय डेल v, कौन कांस्टेंट, u कांस्टेंट, और लास्ट में लिखना डेल v बाय डेल u एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -1। डन, इस तरीके से आप साइक्लिक रूल लिखते हो। अब सवाल कैसा आ सकता है, हो सकता है एमएसक्यू बन जाए और एमएसक्यू में ये वन ऑफ द ऑप्शन हो और आपसे पूछ रहे हो कि बताइए जो हमने लिखा है क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल, तो कहना यस इट इज करेक्ट कि ये जो पूरा लिखा हुआ है ये -1 ही आएगा अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल। अब -1 ही क्यों, तो -1 फिलहाल के लिए समझ लो कि -1 ही आता है, राइट। बट ये जरूर आप चेक कर सकते हो कि साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा भी है या नहीं,
या ये कुछ और गलत ही लिखा है, क्या इससे एग्जैक्टली -1 आएगा, है ना। अगर आप ये चीज देखना चाहते हो या फिर आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या ये करेक्ट साइक्लिक रूल लिखा है क्या, तो उसके लिए 1-2 कंडीशंस है। पहली नंबर ऑफ कंडीशन तो ये है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। इनमें कोई भी नो रिपीटेशन लिख लो इसको, कि कोई भी रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई भी रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऊपर देखोगे तो यू टी और वी है, नीचे देखोगे टी वी और यू है, कोई भी रिपीटेशन यहाँ से नहीं हो रही, तो कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है आपके पास में, सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा, इन तीनों म्यूचुअली कनेक्टेड वेरिएबल्स का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो -1 के बराबर ही होता है। अगर इस चीज का आप प्रूफ देखना चाह रहे हो तो एक पॉइंट ये देख सकते हो। अभी देखो इससे एग्जैक्टली समझाना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हम लोग समझते हैं, राइट। इन तीनों में भी रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि del P by del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, del V by del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, del T by del P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू -1। अब ये तो हम जानते हैं, ये आ भी रहा है या नहीं, तो आप इसकी वैल्यू लिख के देखना, इसकी वैल्यू लिख के देखना, इसकी वैल्यू लिख के देखना। इन वैल्यूज को जब आप लिख के देखोगे, है ना, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू लिख के देखोगे तो अल्टीमेटली -1 ही आएगा। देन एक सवाल जैम 24 में आया रिसेंट ईयर में, जिसमें जिसको ये वैल्यूज निकालनी नहीं आती थी ना, वो स्टूडेंट फंस सकता था। इन एक्चुअल जो जैम 24 का वो सवाल था वो साइक्लिक रूल पे नहीं था, बट उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू से था, और अगर आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने नहीं आते तो आप अच्छा खासा फंस सकते हो उस क्वेश्चन में। सुना देखो वो कैसे था, समझाती हूँ। जैसे अभी के लिए मान लेते हैं कि हम ये वैल्यूज निकालना सीखना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो कि del P by del V है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आपको ये देखना है, करेक्ट है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो इसको कि PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर की वैल्यू क्या है कि ना nRT अपॉन में V, यही है। तो मैं इस प्रेशर की जगह आके लिख सकती हूँ कि del by del V, और इस प्रेशर की वैल्यू क्या है, nRT by V, करेक्ट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, n भी बाहर, r भी बाहर, अंदर रह जाएगा del by del V 1/V, करेक्ट है क्या, कि सिर्फ 1/V का हम लोगों को यहाँ से डेरिवेशन उसका डेरिवेटिव करना होगा, बोलना करेक्ट है। इट मीन्स nRT 1/V का जब आप डिफरेंशियल लेते हो तो ये आ जाता है -1/V², करेक्ट है क्या, कितना आ जाता है -1/V²। तो कहना यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं nRT अपॉन में V², करेक्ट है। ये आ गई मेरी इसकी वैल्यू, तो यहाँ से आप लिख दो माइनस का nRT अपॉन V², करेक्ट है। अगर इसकी वैल्यू इसी तरीके से निकालना चाहूँ, इसको नंबर 1 कह देते हैं, है ना। अगर मैं सेकंड वाले की वैल्यू निकालना चाहूँ, इट इज V/T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो लिखना इट इज del V by del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। वेरी सिमिलरली जो अभी मैंने पीछे किया था आइडियल गैस के लिए, आप बोलोगे PV इक्वल्स टू nRT, यहाँ से V इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P, करेक्ट है। तो यहाँ से आप इसको लिख दो कि del by del T, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, nRT अपॉन में P, करेक्ट है। प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, कहना n भी बाहर, r भी बाहर, प्रेशर भी बाहर, अंदर रह गया del by del T, सिर्फ टेम्परेचर का डेरिवेटिव करना है, इट विल बी 1। अरे भाई x का डेरिवेटिव x के साथ में तो 1 ही आता है, तो बोलना ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल 1। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ nr अपॉन में p, तो बोलना इसकी वैल्यू बचेगी सिर्फ यहाँ पे nr अपॉन में p। तीसरा एंड लास्ट आपके पास बचता है T/P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो बोलना ये थर्ड भी हम लोग अब निकाल लेते हैं। थर्ड है आपके पास में del T by del P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बस वैल्यूज देख लो कि PV इक्वल्स टू nRT हम लोग रखते हैं, टेम्परेचर की जगह क्या लिख सकते हैं, PV by nR इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो लिखना ये हो जाएगा del by del P, टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, PV by nR, करेक्ट है। nR वैसे ही कांस्टेंट है, इसने बोल दिया वॉल्यूम कांस्टेंट है, सब बाहर, तो कहना वॉल्यूम भी बाहर, nR भी बाहर, अंदर रह गया del by del P प्रेशर का, और प्रेशर का डेरिवेटिव प्रेशर के साथ ही वही बात हो गई कि x का x के साथ ही डिफरेंशियल 1 होता है, तो यहाँ से सिर्फ बचा V by nR, करेक्ट है क्या, सिर्फ बच रहा है V by nR। यहाँ आके पुट कर दो कि इसकी वैल्यू आ गई V by nR। अब जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर लो, V² है यहाँ पे, इसका मतलब एक V चला जाएगा, एक बचा हुआ है, डन। और कौन कैंसिल हो रहा है, nR से nR कैंसिल हो रहा है, डन है। और क्या बच रहा है देखना एक बार,
और आपके पास में कुछ नहीं बच रहा। इट मीन्स बोलो यहाँ से बच रहा है माइनस का nRT तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में PV बच रहा है। बस इतनी चीज आ रही है ना, ऊपर तो nRT बच रहा है, नीचे PV बच रहा है। इट मीन्स आप सिंपली बोलना कि PV तो nRT के बराबर ही होता है। इट मीन्स इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो -1 ही आएगा। दो चीजें सीखी आपने इस ओनली सिंगल क्वेश्चन से। नंबर 1 पॉइंट तो मैंने आपको ये सिखाया, देखो यहाँ से आपने क्या क्या सीखा है वो बताती हूँ। नंबर 1 पॉइंट आपने सीखा है, आपने प्रूव कर दिया साइक्लिक रूल को, है ना, साइक्लिक रूल को, कि साइक्लिक रूल करेक्ट है कि कभी भी हम 3 म्यूचुअली कनेक्टेड वेरिएबल्स का इस तरीके से डिफरेंशियल लिखेंगे तो द प्रोडक्ट विल बी -1। एक तो हमने ये प्रूव कर दिया कि -1 ही आएगा। डन, एक चीज तो ये क्लियर हो गई, क्लियर है। दूसरी बात आपने यहाँ से ये सीख ली कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया, और ये मेरे जस्ट अगले क्वेश्चन में काम में आने वाला है, राइट। ये चीज भी आपने दोनों पॉइंट्स यहाँ से सीख लिए। तो अभी ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का साइक्लिक रूल को प्रूव करने के लिए। अब मैं यहाँ आके आपको लिख सकती हूँ कि यस ये करेक्ट है कि कोई भी 3 म्यूचुअली कनेक्टेड वेरिएबल्स होंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन दैट इज प्रोडक्ट -1 के बराबर ही आता है, एंड दिस इज साइक्लिक रूल। बोलेंगे ओके, इट मीन साइक्लिक रूल तो हो चुका। और एक बात बता दी कि साइक्लिक रूल लिखा है सही तरीके से या नहीं, या लिखी हुई चीज साइक्लिक ही है क्या। पहचान ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी रिपीटेशन आपके पास में नहीं होनी चाहिए। डन है, एक तो बात ये समझ में आ गई, ठीक है। और दूसरी बात ये भी आ गई आपको कि वैल्यूज इनकी कैसे निकालनी है, वैल्यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, करेक्ट है क्या। दोनों ही पॉइंटर्स आप यहाँ से सीख गए। और अगर कुछ ऐसा लिखा हो जो साइक्लिक फॉलो ही नहीं कर रहा हो तो देखो आप चेक करना एक बार। मैं एक सवाल आपको देती हूँ, मैंने कहा आपसे कि डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फिर बोला डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मैंने ये 3 चीजें लिख दी, या चलो इसको चेंज कर देती हूँ, इसको यहाँ कर लेती हूँ मैं P बाय कर लेती हूँ P बाय V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। ये चीज मैंने लिख दी। मैंने आपसे पूछा इज इट द साइक्लिक रूल, क्या ये साइक्लिक रूल करेक्ट है क्या, मतलब ये साइक्लिक रूल है भी या नहीं। आपको मुझे आंसर करना है यस या नो में, ये जो लिखी हुई चीज है क्या ये साइक्लिक रूल ही है क्या, यस या नो। क्या ये साइक्लिक है, क्या इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर ही आएगा क्या, यस या नो में जवाब दो जल्दी से, बताओ भी। क्या ये साइक्लिक है, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक के मतलब -1 के बराबर ही आएगा क्या, साइक्लिक होगा तो आ जाएगा -1। हाँ भाई, कुछ लोग आंसर देंगे यस में, कुछ लोग आंसर देंगे नो में। इट मीन्स पहचान नहीं पा रहे, या कुछ लोग पहचान भी पा रहे होंगे कि ये साइक्लिक है या नहीं। आपको ऐसे देखना था कि कोई रिपीटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। देखा P बाय टी, ऊपर देखा प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर, अरे नीचे देखा टेम्परेचर टेम्परेचर वॉल्यूम, अरे इट मीन्स मैम ने तो ये कहा था कि कुछ भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो रिपीटेशन हो रही है, इधर भी रिपीटेशन हो रही है। इट मीन्स दिस प्रोडक्ट विल नॉट गिव -1, और एक्चुअली दिस इज नॉट साइक्लिक, करेक्ट है क्या, दिस इज नॉट साइक्लिक रूल, ये साइक्लिक रूल नहीं है। और अगर साइक्लिक नहीं है और मैंने फिर भी आपको कह दिया जबरदस्ती कि नहीं आप तो वैल्यू बताओ क्या आ रही है, तो फिर क्या करोगे, बोलना अगर ये साइक्लिक ही नहीं है मैम तो मैं वैल्यू कैसे बताऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, -1 आंसर नहीं आ रहा, कुछ और तो आएगा ना, कुछ और कैसे निकालोगे। कहना मैम मुझे ये डेरिवेटिव करना आता है, मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, ये डेरिवेटिव करना आता है, मैं इसकी वैल्यू भी रख दूंगा, इसकी वैल्यू भी रख दूंगा, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कुछ आ रहा होगा वही आंसर होगा। जैसे इसका आंसर कुछ आफ्टर दिस डिफरेंशियल सपोज A आ रहा है, इसका कुछ आंसर B आ रहा है, इसका कुछ आंसर C आ रहा है, तो आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन जो भी आंसर D होगा बोल देना बस वही सही है। इट मीन्स अगर साइक्लिक रूल होता है तो बिना कुछ करे डायरेक्टली आंसर आप कह सकते हो कि -1 ही आएगा। बट इफ इट इज नॉट साइक्लिक तो आपको इसका डिफरेंशियल लिखना पड़ता है, इसको सॉल्व करके लिखना पड़ता है, इसे भी सॉल्व करके लिखना पड़ता है, और जो कुछ आएगा वो आप बता देना। डन, जो कुछ आएगा फिर वही इसका करेक्ट आंसर होगा। डन है, समझ गए सभी लोग, ओके आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही पॉइंटर्स यहाँ से खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज जितना थर्मो हो पाएगा वेल एंड बेस्ट है,
और जितना नहीं हो पाएगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि थर्मो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं ये सोचूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे मैं आज एक ही क्लास में करवा दूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। पहली बात तो कि बहुत डिटेल में मैं नहीं करवा रही, बट कितना ही डिटेल में ना जाए, ये चैप्टर एक लेक्चर में नहीं समा सकता। इट मीन्स एक लेक्चर और होगा, रिक्वायर होगा, जिसमें मैं बात कर रही होंगी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए, इसके बाद में आपके पास में आता है फर्स्ट लॉ। डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा जंप कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर ऐसे देखा जाए कि ओवरऑल इसका एसेंस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहना क्या चाहती है, तो उसका एसेंस बस इतना सा है कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है ना। इसका एसेंस बस इतना है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो आप पढ़ते आए हो ना बचपन से, वही एसेंस है इसका। इट मीन्स ये फर्स्ट लॉ आपको समझाती है कि एनर्जी कहीं नहीं जाती, अगर इंक्रीज हुई है तो वो कुछ ना कुछ काम या हीट लॉस में यूज हो जाएगी, है ना, या फिर आप पे ऐसे कह लो इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है, मॉलिक्यूल्स की कंप्रेशन हुआ है, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, या हीट लॉस या हीट गेन हो जाएगा। इट मीन्स कहेंगे अगर इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इनिशियली कुछ U1 थी और अब U2 हो चुकी है, तो हम लोग पता है क्या समझा रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा काम और हीट एक्सचेंज के बराबर ही होगा, दैट इज डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर ही होगा, ये हम लोग समझाना चाहते हैं। अगर मैं इस डेल्टा यू को और अच्छे से लिखूं तो इसमें बोलोगे U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और बोलना ये जो नई इंटरनल एनर्जी आई है ना, ये इनिशियल के बराबर थी, इसमें कुछ फैक्टर्स जुड़ गए लाइक Q या कुछ W, इनके जो भी साइन होंगे वो आ जाएंगे। अगर वर्क डन का साइन नेगेटिव का है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, Q अगर गेन है या लॉस है उस अकॉर्डिंग साइन आ जाएगा। कहना ये चाहते हैं कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल के बराबर ही होगी, उसमें कुछ फैक्टर्स एडिशनल बस जुड़ गए हैं, ये होता है। इट मीन्स पूरी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी आपकी फाइनल के बराबर ही है। तभी हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रहे हैं कि जो चेंज है वो इसके बराबर है, या तो कुछ काम हुआ है ना, इसलिए चेंज हुई है इंटरनल एनर्जी, या फिर कुछ हीट एक्सचेंज हुआ है, हीट गेन हुआ है, या हीट लॉस हुआ है, जब जाके इंटरनल एनर्जी बदली है। इट मीन्स दो लैंग्वेज में मैं इसको समझा सकती हूँ। पहला लैंग्वेज तो ये होगा कि इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होंगे, ये है पहला स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल के बराबर होगी, एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहीं नहीं जाती, फाइनल इनिशियल ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, ठीक है, कहीं नहीं जाता, एनर्जी कंजर्व रहती है, वही रहती है। लेकिन जो चेंज आया वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों है, तो कहना जो चेंज आया वो या तो कुछ काम करने से या कुछ हीट एक्सचेंज करने से आया। डन। इट मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा यू जो है वो क्यू और डब्ल्यू के बराबर है, तो कहना ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डन है क्या? बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में मैंने चाहा है कि आपको मैं समझा पाऊं, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसे कहते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जगह जगह काम में आने वाली है। जैसे इसके बाद में अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट आता है आपके पास में प्रोसेस, और प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। पहला हो सकता है आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस हो, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, समझना है ना, एक एक करके समझते चलना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है जहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदले, है ना, जहाँ पे कुछ भी चेंज ना हो टेम्परेचर में, जिसे हम लोग कहते हैं कि dt जीरो हो। करेक्ट है। अगर टेम्परेचर ही जीरो है, हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, इट मीन्स अगर टेम्परेचर ही नहीं बदला तो du कैसे बदल सकता है, इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगी, इट मीन्स एंथैल्पी भी नहीं बदलेगी, तो बोलना ये तीनों चीजें भी कैसी जाएंगी, जीरो के बराबर ही जाएगी। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये दोनों टेम्परेचर के फंक्शंस होते हैं, तो बोलना अगर टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा तो ये भी नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं बदलेगा, बोलना ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो कहना N, R और T तीनों कांस्टेंट, इसका मतलब PV कैसा है, कांस्टेंट है। तो आप बिना सोचे समझे ये लिख सकते हो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल, या ऐसे भी बोल सकती हूँ इसी चीज को कि P1 V1 को मैं P2 V2 के बराबर भी यहाँ से बोल सकती हूँ। करेक्ट है क्या? P1 V1 को मैं P2 V2 के बराबर बता सकती हूँ, बोलना डन है, बता सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
आइसोथर्मल में भी दो टाइप के काम आते हैं आपके पास में, पहला आता है रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और एक आता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं गई कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है, तो ये अकेला लेक्चर ही इसी टॉपिक पे हो जाएगा कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। मान के चल रही हूँ कि आपको रिवर्सिबल पता है ना, और इरिवर्सिबल भी आपको पता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जहाँ पे काम स्लो होता है ना, और बहुत सारे स्टेप में होता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, एक एक स्टेप में होता है, बहुत धीरे धीरे काम होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हर स्टेप में, जैसे आप प्रेशर की बात करते हो तो बोलना हर स्टेप में, लाइक सपोज कि मैं कंप्रेस कर रही हूँ, है ना, तो मैं अगर छोटे छोटे पेबल से लेकर, क्लास में मैंने समझाया, अगर आप लोग बैच वाले हो तो, नहीं तो यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं बहुत बार समझा रखा है कि अगर आप लोग छोटे छोटे कुछ भी पेबल्स, स्टोन्स कुछ भी लेके कंप्रेस करना चाह रहे हो, तो आप छोटा छोटा प्रेशर लगा रहे हो बाहर से, तो वो पिस्टन हल्का सा ही नीचे जाएगा। जबकि इरिवर्सिबल में हम एक हैवी वेट ऊपर ला के रखते हैं और फिर कंप्रेस करते हैं। तो कहेंगे उस कंडीशन में तो थ्रू आउट द जर्नी एक्सटर्नल प्रेशर एक मोटा भारी प्रेशर ही होता है, दैट इज एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। लेकिन रिवर्सिबल में हर बार हल्का सा पिस्टन नीचे जाता है, तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद बराबर हो जाते हैं। तो हर स्टेप पे रिवर्सिबल में पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाते हैं, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, मैंने तो इक्वली लिख दिया, कहना कि ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट या इक्वल ही कह सकते हैं कि पी इंटरनल पी एक्सटर्नल हर स्टेज पे इक्वल हो जाते हैं, बोला डन। अब देखिएगा, वर्क डन को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी, डन है। यहाँ पे जो वर्क डन होता है इसे हम लोग क्या लिखते हैं, बोलना माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, करेक्ट है ना, इसको भी डी डब्ल्यू लिख लो, डन। क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल हर स्टेज पे इंटरनल के बराबर होगा, तो कहना माइनस का पी इंटरनल डीवी, और इस चीज को लिखना कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस, इसको पी इंटरनल के बराबर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर नहीं होते, तो कहना इसे लिखेंगे सिर्फ पी एक्सटर्नल डीवी। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहां से भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो कहना ये बन जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस का, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं NRT अपॉन V dV, क्योंकि ये इंटरनल है और इंटरनल प्रेशर है कौन सा, कहना इंटरनल प्रेशर है गैस का प्रेशर, करेक्ट है क्या, इसे लिख सकते हैं NRT अपॉन V, डन। जब आप ऐसा लिख दोगे तो ये हो जाएगा कि W इज इक्वल्स टू माइनस का NRT ln V2 बाय V1, डन है ना, रिवर्सिबल का वर्क डन। और इसको कहना ये हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, करेक्ट। ये दो W की वैल्यू दैट इज वर्क डन की वैल्यू आ जाती है आइसोथर्मल के केस में। ये डेरिवेशंस आपको पता भी होंगे, तो फॉर्मूले पे आपको फोकस करना है कि ये वर्क डन का फॉर्मूला इस तरीके से क्रिएट होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, और कभी कभी डेल्टा जी के लिए भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा। एक ही बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा जी और ये जो W है इनके फॉर्मूले सेम ही होते हैं। रिवर्सिबल का वर्क डन और जो डेल्टा जी का है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है कि माइनस का NRT ln V2 बाय V1। ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज फॉर आइसोथर्मल, क्लियर है क्या। इसके बाद में एक बीच में ही मैं आपको बात बताती हूँ साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, है ना। वैसे तो सेकंड मुझे जाना था एडियाबैटिक पे, बट एक बार बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस में ही एक प्रोसेस आता है जिसका नेम है साइक्लिक प्रोसेस, है ना। क्या नेम है इसका, साइक्लिक प्रोसेस। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बनाना चाहें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बन सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है क्या नहीं समझना एक बार। साइक्लिक प्रोसेस हम लोग कहते हैं ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लेट से कि आप अपने स्कूल से या अपने घर से स्कूल पे गए और छुट्टी टाइम स्कूल से वापस घर को आ गए, डन। तो बोलना ये है एक साइक्लिक प्रोसेस कि गए और रिटर्न जर्नी सेम। इट मीन्स मैं आपसे ये पूछूं आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी जब आप घर पे थे, कहना घर ही थी, ठीक है। जब आप स्कूल गए क्या थी, स्कूल थी, ठीक है। क्या चेंज आया, बोलना स्कूल से घर से स्कूल, डन। फिर बोला अगर आप स्कूल थे और घर आ रहे हो तब क्या थी, बोलना स्कूल से घर। इट मीन्स मैम यहाँ से गया था लौट के यहीं को आ गया, मैं बोलूँ क्या चेंज आया आपकी स्टेट में, कहना कुछ नहीं, जहां से गया था वहीं आ गया। इट मीन्स जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं जो स्टेट पे आके डिफाइन होते हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं आता क्योंकि स्टेट बदलती नहीं है। हम यहाँ से चले थे, वहां गए, फिर से यहीं आ गए। अगर मैम ऐसा ना होता और लेट से कि ऐसा हो रहा होता, मैं A से चल रही होती, B पे चली गई होती,
सी पे चली गई होती और पता चला वापस कभी आऊंगी नहीं, तो बोलना हाँ मैम आप ए पे थे, आपकी स्टेट सी हो गई तो बदल गई। बट आपके सिनेरियो में मैं तो लौट के यहीं पे आ रही हूँ, इट मीन्स स्टेट तो बदल ही नहीं रही है। समझ पा रहे हो कि स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रही। तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होंगे वो सब के सब जीरो होंगे। क्यों कहना, क्योंकि स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आता, इसलिए ऑल दी स्टेट फंक्शंस विल बी जीरो। चाहे वो आपकी एंट्रोपी हो, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी हो, ये भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, है ना, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, ऑल दी स्टेट फंक्शंस जितने भी आप जानते हो सब के सब विल गेट जीरो। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछूं कि क्या आप स्कूल से जब घर गए थे या घर से स्कूल आए थे कोई काम ही नहीं हुआ क्या? बोलोगे कैसे नहीं हुआ मैम, इतनी मेहनत करके स्कूल गया हूँ, इतनी मेहनत करके स्कूल से घर आया हूँ, इट मीन्स काम तो होता है। बोलना हाँ, इसमें वर्क डन जीरो नहीं होता, इट मीन्स इसमें वर्क की कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू तो होती है, साथ साथ हीट एक्सचेंज की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ये दोनों ही जीरो नहीं होते। इसका मतलब ये दोनों पता है क्यों नहीं जीरो हो रहे? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते, ये पाथ फंक्शन है। करेक्ट है क्या? बोलेंगे डन। इट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस, आजकल आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं इस पे, साइक्लिक प्रोसेस से आप एक दो बातें ध्यान रखोगे। क्या बात ध्यान रखनी है कि साइक्लिक प्रोसेस में नंबर 1 पॉइंट, जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनका चेंज कैसा हो जाता है? जीरो। और दूसरी बात कहना, जितने भी पाथ फंक्शंस हैं, जितने भी पाथ फंक्शंस हैं उनका चेंज कैसा हो जाता है? कहना नॉन जीरो। करेक्ट है। अगर ये दोनों बातें समझ गए तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, साइक्लिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी का चेंज क्या होगा, जीरो की नॉन जीरो? ठीक है, आंसर करना एक बार। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हीट कैपेसिटी जो होती है उसका साइक्लिक प्रोसेस में जो क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी का, वो जीरो होगी या नॉन जीरो वैल्यू होगी? कहना क्योंकि हीट कैपेसिटी भी एक पाथ फंक्शन है, हीट कैपेसिटी भी एक पाथ फंक्शन है और इसीलिए उसकी वैल्यू कुछ नॉन जीरो आएगी, हीट कैपेसिटी की वैल्यू कुछ नॉन जीरो आएगी। समझ पाए? हीट कैपेसिटी पाथ पर डिपेंड करती है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर है। आपने पहले हीट कैपेसिटी नॉर्मल सी करके पढ़ा होगा, फिर पता चला कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे तो सी पी कहलाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी वी कहलाती है। इट मीन्स इट इज पाथ डिपेंडेंट, राइट? और अगर ये पाथ डिपेंडेंट है तो इसका चेंज नॉन जीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में सारे के सारे पाथ फंक्शंस नॉन जीरो हैं। करेक्ट? तो कहना इसका भी चेंज कैसा आएगा? नॉन जीरो। चलो आगे चलिए, ये हुई साइक्लिक प्रोसेस पे बात। अब एक बार समझना, अगर मैं आपसे ये बोलूं, एक बहुत ही बढ़िया सी बात समझाती हूँ। लेट्स से कि आप ए पे थे, ठीक है आप ए पे थे, ए से मान लो कि आप ऐसे गए बी पे, ठीक है, बी से आप वापस आ गए इधर ए पे। इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं कि ये और ये आपका काम रहा है ना, आप ए उधर गए हो और वापस उधर आए, आप क्लॉक चले कि एंटी क्लॉक? क्या ना मैम मैं तो क्लॉक चला, है ना, कैसे चले? क्लॉकवाइज चले। अब हम लोग एक बात समझते हैं कि आप लोगों को कुछ पॉइंट हम लिखवा भी देते हैं क्लास में, है ना, जैसे ये 2 पॉइंट आपने नोट कर रखे हैं ना, तीसरा भी नोट करना है इसी में ही। तीसरा पॉइंट आप लोग ये भी समझते हो कि जब भी कोई भी ये साइक्लिक पाथ आता है ना, उसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन, उसके लिए हम 2 बातें करते हैं। समझते होंगे आप, पढ़ा भी होगा आपने। वर्क डन के लिए हम लोग 2 बात करते हैं कि अगर ये वर्क डन क्लॉकवाइज है, समझते हो ना अगर ये वर्क डन क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये वर्क डन नेगेटिव का होगा, और हर नेगेटिव वर्क डन हम जानते हैं कि एक्सपेंशन का होता है। तो कहना कि क्लॉकवाइज वर्क डन नेगेटिव होता है, दैट इज ये एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन एंटी क्लॉक आ जाए, एंटी क्लॉक आ जाए, इट मीन्स ये वर्क डन कैसा होगा? कहना ये एक पॉजिटिव वर्क डन होगा और ये बता रहा होगा कि पक्का से कंप्रेशन हुआ है। समझ पाए क्या? साइक्लिक प्रोसेस में अपने आप में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं कि कभी भी एंटी क्लॉक वर्क डन है तो वो कंप्रेशन को बताता है, और क्लॉक एरोज बने हुए हैं तो फिर वो आपको एक्सपेंशन को बताता है। इसकी अपनी रीजनिंग है, वैसे तो ना जाए तो बेहतर है, बट इसकी भी अपनी रीजनिंग है। समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। देखो एग्जाम में तो तुमसे कोई नहीं पूछना ये कि क्यों होता है ऐसा, बट समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि अगर आप समझना चाहो इसको तो अपन वर्क डन निकालते कैसे हैं किसी भी साइक्लिक पाथ में? एरिया अंडर द कर्व ऐसे निकालते हैं ना। बोलेंगे अगर इस एरो के अंडर का एरिया मैं निकालना चाहूँ तो वो एरिया शायद ये येलो वाला आएगा क्या?
बोलना डन। क्लियर है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि एरिया अंडर द कर्व इस एरो के अंडर निकालना चाहूं तो कहना फिर वो ये ब्लू सा ये आएगा। करेक्ट है। कौन सा वर्क डन ज्यादा है? हाँ भाई, ये वाला वर्क डन ज्यादा है, ये जो टोटल येलो मैंने मार्क किया है ये, या फिर ये ब्लू वाला ज्यादा है? कहना येलो वाला ज्यादा है। इट मीन्स येलो वाले वर्क डन में आप ए से बी की ओर जा रहे हो और ये काम ज्यादा वाला पोर्शन है। इट मीन्स नेग्लेक्ट कर देगा ब्लू वाले को, ऐसे कह दूं ना, और ये वाला पोर्शन ज्यादा बचेगा येलो वाला। और ये जो ग्राफ बना है ना, ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना है। इट मीन्स यहाँ कहीं पे वॉल्यूम होगी V1 तो यहाँ कहीं पे वॉल्यूम होगी V2। और क्योंकि ये वाला काम ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स ये वाला जो वर्क डन है A से B का, ये वाला एरो वाला, ये V1 से V2 वाला वर्क डन है और ये ज्यादा आ रहा है। इट मीन्स जब आप V1 से V2 जाओगे तो आप वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहे हो ना, तो पक्का से ये जो वर्क डन हमें मिल रहा है ये कैसा मिलेगा? कहना ये हमें एक्सपेंशन का वर्क डन मिलेगा। समझ पाए क्यों क्लॉक को हम एक्सपेंशन कहते हैं? कहेंगे इट मीन्स जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं ये काम हमें, सॉरी ये काम येलो वाला, ये काम हमें ज्यादा मिलता है, ये इतना सारा जो कि कैंसिल कर देगा इस येलो वाले पोर्शन को। इट मीन्स आप बोलोगे कि ये वाला काम V1 से V2 की ओर जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो कह सकते हो कि ये एक्सपेंशन का वर्क डन है। और एक्सपेंशन का वर्क डन क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तभी हम कहते हैं कि कभी भी एरोज क्लॉक चले तो वो रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव वर्क डन को, दैट इज क्लॉकवाइज को, आई मीन इसको एक्सपेंशन को। डन। और एंटी क्लॉक हो तो वो भी समझ लेना एक बार। मान लो कि ये आपका ग्राफ है ना, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो मान लेना कि A से B में जा रहा है और B से वापस लौट के A में आ रहा है, और एरोज इस बार कुछ ऐसे बने हुए हैं। करेक्ट है। अगर आप एरिया देखोगे, एरिया तो देखना कौन सा वाला ज्यादा है। ऑब्वियसली मैम फिर से आप वही बोलोगे कि यही वाला एरिया ज्यादा है। एक बार ऐसे बनाते हैं, है ना, बोलना ऑब्वियसली कौन से वाला एरिया ज्यादा है? कहना ये ओवरऑल एरिया ही ज्यादा आएगा, हमेशा यही आएगा, है ना मैम, हमेशा यही वाला तो एरिया ज्यादा आएगा। ये जो नीचे वाला एरो है तो कैंसिल कर ही देगा इतना सा वर्क डन। मैम ऑब्वियसली ये पूरा वर्क डन ही ज्यादा आएगा। और अब जरा एरोज को देखो, कहना ये वाला वर्क डन, ये एरो ऐसे बता रहा है, इट मीन्स उधर से इधर, इट मीन्स यहाँ कोई वॉल्यूम V2 होगी, यहाँ से वॉल्यूम V1 होगी, तो कहना उधर से इधर की ओर आ रहे हैं। इट मीन्स ये क्या समझा रहा है? कंप्रेशन को समझा रहा है। तभी हम कहते हैं एंटी क्लॉक आपके अगर एरोज हो तो उसको आप समझ लेना कि ये पॉजिटिव वर्क डन है, दैट इज कंप्रेशन का वर्क डन है। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे जस्टिफिकेशंस हैं, समझे क्या? चलें आगे। ओके, इसके बाद में जरा आगे चलते हैं। ये बातें हुई यहाँ से डन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, है ना। एक सवाल आया था अभी रिसेंटली, ये आपका क्वेश्चन था, ये है जैम 24 का, है ना। ये जो सवाल है अगर आप देख पा रहे हो तो ये IT जैम 24 का सवाल है ना। देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे जैम 24 में ये पूछा है कि सिस्टम अंडरगोज वन क्लॉकवाइज साइकिल फ्रॉम x पॉइंट बैक टू x एज शोन। बोल रहा है x से चले, x को आ गए, इधर गए इधर, ओके। प्रेशर और वॉल्यूम चल रहा है और क्लॉक चल रहे हैं, तो क्लॉक देखते ही मैंने कह दिया कि ये तो एक्सपेंशन का वर्क डन है ना। क्वेश्चन तो पढ़ लो, है ना, ये एक्सपेंशन का वर्क डन है। आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एट द एंड ऑफ द साइकिल। कहना नो, बिल्कुल नहीं, डिक्रीज तो छोड़ो, इंक्रीज भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और साइक्लिक में ये कभी नहीं बदलेगा। डन। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। कहना आप फिर से गलती कर रहे हो, एंट्रोपी भी नहीं बदलेगा। ओके, नेक्स्ट आया सिस्टम परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग द साइकिल। इसको होल्ड पे रखते हैं, ये जरा हमारे समझ नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। कहना नहीं, जिसको जीरो करना था उसको तो किया नहीं, हीट को जीरो कर रहे हैं, वरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीट तो नॉन जीरो होगी ना मैम। हीट एक पाथ फंक्शन है और साइक्लिक प्रोसेस में हीट नॉन जीरो होती है। करेक्ट, तो बोलना ये तो नॉन जीरो होगा। डन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बस यही सही है। अब देखो मैंने इतना निकाल लिया था कंक्लूजन कि क्लॉकवाइज एरोज बने हुए हैं तो ये एक्सपेंशन का वर्क डन है। डन। अब एक बात समझो ना आप मेरी, मैं समझाती हूँ। देखो एक बात समझते हैं कि अगर ये एक्सपेंशन का वर्क है, देखो आप बताना मुझे, है ना, अगर ये एक्सपेंशन का वर्क है, ऐसे मान लो कि ये पिस्टन है ना, मान लो कि ये एरोज है, ठीक है, ये आपका पूरा बीकर है, इसमें पिस्टन है मान लो, है ना, ये पिस्टन है और ये आपकी इसमें गैस फिल्ड है। करेक्ट है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये गैस एक्सपेंशन कर रही है, इट मीन्स ये गैस प्रेशर लगा रही होगी इस पे। करेक्ट है क्या?
ये गैस एक्सपेंशन कर रही है तो इस पिस्टन पे धक्का लगा रही होगी और इसको ऊपर लेके जा रही होगी, दैट इज यहाँ से गैस एक्सपेंशन कर रही होगी, करेक्ट है क्या? जब वो एक्सपेंशन होता है तब क्या होता है ना, जब जो एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन होता है मैम बाय द गैस, करेक्ट है क्या? वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग होता है, करेक्ट है क्या? बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, ऐसे लिख दें क्या? थोड़ा सा लैंग्वेज का ही फर्क है और कुछ भी नहीं है, कि गैस वर्क कर रही है सराउंडिंग पे, ऐसे कह दें, बोलना डन, इट मींस वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, और हम कहते हैं ये नेगेटिव है, करेक्ट। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं सिस्टम परफॉर्म वर्क ऑन द सराउंडिंग, तो बोलना एकदम करेक्ट है। कैसे पता चला? नेगेटिव वर्क डन से पता चला, इन एरोज से पता चला कि ये क्लॉक है, क्लॉक है तो ये एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन है इट मींस कि गैस वर्क कर रही है सराउंडिंग पे। अगर एरोज उल्टे होते तो कहना, अगर एरोज उल्टे होते ना मैम, अगर एरोज मान लो ऐसे दिए होते एंटी क्लॉक, तो फिर उस कंडीशन में मैं कहती कि ये कंप्रेशन को समझा रहा है, और कंप्रेशन होता तो फिर ये वर्क डन पॉजिटिव होता, और ये स्टेटमेंट भी उल्टा आता उस कंडीशन में, है ना, कि उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि आपका सिस्टम पे काम हो रहा है बाय द सराउंडिंग, डन। तो ये बाय द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग, इन शब्दों में आप कंफ्यूज ना होना, बोलना ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बढ़ो आगे, एक और सवाल था जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था, है ना, एक सवाल और है, एक सवाल ये भी है, खैर आपसे पूछा है फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, ये भी आपका आईटी एग्जाम का ही पीवाईक्यू है ना। फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, जब भी वर्ड फ्री एक्सपेंशन आ जाता है इसका मतलब है कि फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लगा, कहना पी एक्सटर्नल कैसा है, जीरो। जब बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लगा तो कौन सा कंप्रेशन, कौन सा एक्सपेंशन, इट मींस जो भी काम होता है ना थर्मो में, वो हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क करते हैं, और अगर प्रेशर वॉल्यूम ही नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता, इट मींस वर्क डन कैसा हो जाता है, यहाँ से जीरो हो जाता है, डन है क्या? वर्क डन कैसा, जीरो। या दो ऑप्शन है जिनमें वर्क डन जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। फर्स्ट लॉ लगाओ, आप समझ में आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, करेक्ट है, डब्ल्यू तो जीरो होने जा रहा है, करेक्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये भी जीरो, तो बचा क्या कि क्यू भी जीरो, सभी जीरो हो गए, तो बोलना ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट ऑप्शन। चले आगे, थोड़ा सा ये हो सकता है ब्लर हो या आपको दिख नहीं रहा हो, है ना, ये जून उसका जैम 19 का क्वेश्चन है, शायद आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये जो क्वेश्चन था ये आपके जैम 24 का सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जैम 24 का है, देखिएगा एक बार, ये अटक गया, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है जैम 24 का, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर, क्या सही है? तो हम लोगों को एक बात पता है कि इंटरनल, पहला ऑप्शन देखो, डेल यू बाय डेल वी बोला है आपसे कि डेल यू बाय डेल वी जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जीरो है, ये है इंटरनल एनर्जी, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा तो, है ना, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज होती है इंटरनल एनर्जी, हम लोग बोलेंगे इसको पाई टी, राइट। तो बोलना डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है इसको हम पाई टी कहते हैं, और आइडियल गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि ये जीरो होता है, तो कहना यस इट इज जीरो, तो ये वाला चीज तो करेक्ट है, फर्स्ट सही है। डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो है, हम लोगों को पता है डेल यू को हम लोग सीवीडीटी कहते हैं, सही है, इट मींस एन सीवीडीटी ना, तो बोलना डी यू को डी यू बाई डी टी अगर हमसे पूछा जा रहा है तो बोलना ये है सीवी के बराबर, तो ग्रेटर देन जीरो है, बोलना बिल्कुल, क्योंकि ये सीवी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो, तो बोलना हाँ जी ये भी सही है। क्या ये सही है क्या? ये कैसे, ये कुछ होता है क्या, ये कुछ होता है क्या? अगर आप थर्मो पढ़ चुके हो तो जरा सा रिकॉल करना क्या क्या पढ़ा था। इट मीन्स आपने पढ़ी होगी एक जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, उससे आता है जी पाई टी, करेक्ट है। आपने पढ़ा होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, उससे आता है आपके पास में फाई टी, ये भी करेक्ट है ना, ऐसे करके चीजें आती हैं। तो क्या ये कुछ उनमें से है क्या? बोला नहीं, ये तो कहीं भी नहीं देखा, ये रेशो भी हमने कहीं नहीं देखा। इट मीन्स ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने थे। आप यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू लिख लो कि एनआरटी अपॉन वी, या आप अगर ट्रिक जानते हो जैसे मैं करवाती हूँ बैच में, तो वैसे कर लो कि एनआरटी अपॉन वी, इससे पी निकाल लिया, आप डेल पी बाय डेल टी को सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आज ही की क्लास में मैंने कहीं सॉल्व किया है ये, है ना, आज ही की क्लास में मैंने कहीं सॉल्व किया है, अगर आपने देखा हो तो डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने कहीं सॉल्व किया था, ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, एक सेकेंड, डेल पी बाय डेल टी नहीं किया क्या? नहीं किया होगा, कोई नहीं, हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, है ना, अभी करके देख लो। देखो आपसे पूछा है डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप लिखो कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना, P इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी,
यहाँ प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो तो लिखना डेल बाय डेल टी, और प्रेशर की जगह हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एन आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर रह गया डेल बाय डेल टी टेम्परेचर का, वो तो 1 होता है। इट मीन्स इस पूरे का आंसर एक्चुअली ये आ रहा है। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? बोला बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है कि दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 0। बोलना डन। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, है ना, इसको चेक कर लेते हैं। ये है V बाय पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। क्लास में तो मैंने इसको शॉर्ट में बता रखा है बहुत, बैच में डेल V बाय डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। अभी वो ट्रिक शेयर करने का भी थोड़ा बहुत डिटेल हो जाएगा अगर उसको भी शेयर करूंगी, इसलिए मैं पूरे तरीके से सॉल्व कर रही हूँ कि PV इक्वल्स टू NRT। डन। V को क्या लिख सकते हैं? NRT अपॉन में प्रेशर। इस वॉल्यूम की वैल्यू को आप पुट कर दो तो लिखना ये हो जाएगा डेल बाय डेल P, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है वहां से लिखना NRT अपॉन में P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। समझ गए ना क्या बोला है? हाँ भाई, आई होप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रही। डन। अब बोलना एन भी बाहर, आर भी बाहर, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए बाहर, अंदर रह गया डेल बाय डेल पी, सिर्फ 1 अपॉन वी। 1 अपॉन वी का जब आप लोग डिफरेंशियल करते हो तो ये वैल्यू आती है माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो आंसर आ गया माइनस का NRT अपॉन में पी स्क्वायर। अब आप इसको देखो एक बार, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स इस ओवरऑल का आंसर ये पूरा आ रहा है विच इज इन नेगेटिव, राइट। नेगेटिव मतलब लेसर देन 0 होगा, तो कहना ये ऑप्शन कह रहा है ग्रेटर। अरे ना भाई, गलत हो गया। इट मीन्स ग्रेटर तो नहीं, ये लेसर होगा, बोलना गलत है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके राइट आंसर थे। 2 ऑप्शन आपको पता थे, पहला पाई था इसलिए आप जानते थे, है ना। पहला आपके पास में क्या था, ये इंटरनल एनर्जी था, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप इसको जानते थे। डन। सेकंड वाला ये CV था इसलिए आप जानते थे। आपको लगेगा आपने ये कहीं नहीं देखा, लेकिन ये भी आप निकालना जानते हो, क्लास में सिखाया आपको पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये भी वही है, इसको भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके हमको बताना था। तो ये दोनों ही मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखे हैं, और आप नहीं भी जानते हो तो भी आप इसको जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया है ना, पूरा डिटेल तरीके से सॉल्व करके भी देख सकते थे कि ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो ये नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है पूरा सॉल्व करने के बाद में नेगेटिव आ रही है, दैट इज लेसर देन 0 आ रही है, क्या ना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन करेक्ट है। डन। ऐसे ही कुछ और सवालों की आपसे बात करूंगी, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहाँ पे मैं और ऐसे कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस आपसे लेके बात करूंगी। आज मैंने आइसोथर्मल करवाया है लेकिन वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और ऐसे इनको मिला के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए सेशन अच्छा रहा हो, आई होप आपने कुछ पॉइंटर्स चीजें नई सीखी हो, है ना। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।